हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन में बहुत सारा ऐसा पॉइंट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जो कि आप लोग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत बार इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन का बात करेंगे। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए कुछ खास नया नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप डीपली पढ़ना शुरू करते हो तो बहुत सारा टॉपिक आपको नया मिलता है। अदरवाइज एक ओवरव्यू आप लोग को पता होता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे रेगुलर लाइफ का एक हिस्सा है ट्रांसफार्मर। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आ रहा है वो किसी न किसी ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आ रहा है। और ये बात आप लोग को पता होगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, आपके घर के सामने से 3 फेज सप्लाई गुजरा हुआ है, उसी सप्लाई से हम लोग कनेक्शन लेके अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। और जो 3 फेज सप्लाई आपके घर से गुजरा हुआ है वो किसी ट्रांसफार्मर से जो कि आप ही के मोहल्ला में या आपके घर के आसपास लगा हुआ होगा। तो आपके घर के आसपास भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे कि पोल के ऊपर में लगा हुआ होता है। साथ ही साथ आप लोग बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी देखते हो जिसके अंदर में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि स्मॉल साइज़ के भी ट्रांसफार्मर होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि आपके मोबाइल चार्जर के अंदर में हो सकता है, आपके टीवी के अंदर में हो सकता है, आपके म्यूजिक सिस्टम के अंदर में हो सकता है, या और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर में हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर स्मॉल साइज़ से लेके वेरी लार्ज साइज़ तक के अवेलेबल है मार्केट में, और उनका एप्लीकेशन आप लोग देख भी रहे हो। ठीक है, देखोगे अभी आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही बड़ा वाला ट्रांसफार्मर आ रहा है जो कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। आगे चल के आप लोगों को ट्रांसमिशन लाइन वगैरह हम लोग पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ट्रांसफार्मर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पावर सप्लाई सिस्टम में। ठीक है, तो ये बड़े साइज़ के ट्रांसफार्मर हैं। देखोगे कुछ छोटे साइज़ के ट्रांसफार्मर आ रहे होंगे, कोई राउंड शेप का ट्रांसफार्मर आ रहा होगा। तो डिफरेंट शेप साइज़ के ट्रांसफार्मर अवेलेबल हैं। हर एक ट्रांसफार्मर का अपना एक खास काम होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें से कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर थे जो कि 3 फेज ट्रांसफार्मर थे। आप लोग को आगे चल के 3 फेज ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है, तो कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर थे जो कि 3 फेज ट्रांसफार्मर थे। कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं और डिस्कस शुरू करते हैं आज के क्लास का इसके नाम से कि भाई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहेंगे। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, तो बस इतना समझ लो कि ट्रांसफार्मर जो है एक तरह का इलेक्ट्रिकल मशीन है। और ये जो ट्रांसफार्मर वर्ड है ट्रांसफर शब्द से बना है। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। ठीक है, तो ट्रांसफर वर्ड से ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ट्रांसफर करने वाला या भेजने वाला, एक जगह से दूसरे जगह भेजने वाले किसी चीज़ को हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ओवरऑल ये समझिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है विदाउट चेंज इन पावर, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये जो वर्ड यूज किए विदाउट चेंज इन पावर, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रांसफार्मर को डिफाइन कीजिए कि ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन पावर, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी जरूर यूज कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को तो ट्रांसफ़र करता है, ये तो सब पूरा दुनिया जानता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना है कि हाँ भैया ट्रांसफ़र करता है लेकिन पावर और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझोगे यहाँ पे। जैसे मान लो किसी ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर कुछ भी है, कुछ भी उसका यूनिट हो, उससे हम लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। इनपुट पावर P1 है और इसका आउटपुट पावर P2 है। ठीक ना, ये इनपुट पार्ट हो गया ट्रांसफार्मर का, ये आउटपुट पार्ट हो गया। तो ट्रांसफार्मर का P1 जो होता है P2 के बराबर होता है। मान लो इनपुट साइड का फ्रीक्वेंसी F1 है, आउटपुट साइड का फ्रीक्वेंसी F2 है, तो F1 F2 के बराबर होता है। सपोज करो F1 का वैल्यू 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी इसका
F2 का भी वैल्यू 50 हर्ज ही होगा। तो दोनों साइड में 50-50 हर्ज का ही फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि इसका फ्रीक्वेंसी और पावर चेंज नहीं करता, बट कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं जिसको ये चेंज करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर याद रखना कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है विदाउट चेंज इन पावर, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। बट ट्रांसफार्मर से पहले सिंगल फेज लगा हुआ है। सिंगल फेज वर्ड का मतलब क्या है? देखो, सिंगल फेज का मतलब सिंपली ये है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज सप्लाई पे काम करता है, उसी को हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आगे जब 3 फेज ट्रांसफार्मर मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो वहाँ पे बताऊंगा कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है जो कि 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। सो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को बोल सकते हो कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो बस सिंगल फेज और 3 फेज का यही मतलब है। या बहुत लोगों के मुंह से ये भी सुनोगे, अगर पूछोगे कि सिंगल फेज क्या होता है तो बोल देंगे कि भैया ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि सिंगल फेज सप्लाई पे ऑपरेट होता है। ये भी बात सही है, कोई ऐसा ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज सप्लाई पे ऑपरेट होता है उसको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो 3 फेज सप्लाई के साथ काम करता है या 3 फेज सप्लाई पे वर्क करता है। चलो अब थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये ट्रांसफार्मर को कंप्लीट डिफाइन करता है। ठीक है, क्या बोला गया है? ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन पावर एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसको पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे और हर एक पार्ट का मतलब समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। अब देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन से पहले एक वर्ड लगा हुआ है स्टैटिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये बात आप लोग को भी पता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन 3 टाइप का होता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है, बट कैसा इलेक्ट्रिकल मशीन है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन से पहले जो स्टैटिक वर्ड यूज किया गया, इसका क्या मतलब है? ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, सारा इसका पार्ट जो है स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, कोई भी इसका पार्ट हिल डोल नहीं करता। अब ये मत बोलना कि सर ऐसे हिलाएंगे तो हिल ही ना जाएगा, वो वाला हिल डोल नहीं, मतलब इसमें एक भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, ये मेरे बोलने का मतलब है। जबकि मोटर और जनरेटर में क्या होता है, उसका जो रोटर होता है वो घूमता है। डीसी मोटर में जैसे आर्मेचर घूमता है, वैसे ही इंडक्शन मोटर वगैरह में रोटर जो होता है ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ मशीन वो रोटेट करता है। बट ट्रांसफार्मर में ड्यूरिंग द वर्किंग कोई भी इसका एक सिंगल पार्ट भी नहीं है जो कि मोशन में होता है या मूव करता है, इसीलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन बोला जाता है क्योंकि इसका हर एक पार्ट स्थिर रहता है। अब आगे बढ़ें। डैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है विदाउट चेंज इन पावर एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। तो हमेशा याद रखना है, ट्रांसफार्मर चाहे कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी टाइप्स का हो, देखने में चाहे जैसा भी हो, ठीक है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हमेशा याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करेगा तो पावर और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को चेंज नहीं करता है। बट 2 ऐसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जिसको चेंज करता है, वो है वोल्टेज एंड करंट, जो कि आगे के पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेगुलरली पूछा जाने वाला ये पॉइंट है। ठीक है, क्या पॉइंट है भाई? ए ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। समटाइम्स फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। और आप लोग को चलते फिरते याद होना चाहिए कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 2 प्रिंसिपल होता है, दोनों प्रिंसिपल मेरा पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़े होगे तो हमको पर्सनली मैसेज करना, हम आपको बता देंगे कहाँ पे पढ़ाए हैं, कुछ लिंक्स वगैरह शेयर कर देंगे, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है इन फॉर्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक ना, या म्यूचुअल इंडक्शन। ये पॉइंट भी याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन न देके सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन दिया रहता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। जब वर्किंग पढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब आप लोग को समझाएंगे। फिलहाल अभी म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, इतना याद रखो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इतना याद रखो। आगे के क्लासेज में मैं आप लोग को हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। It is a pure AC electrical device because it work on AC voltage supply। इसको प्योर AC मशीन भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि इसका इनपुट भी AC होता है, आउटपुट भी AC होता है। ये DC पे काम ही नहीं करता है, ठीक ना, तो AC पे काम करता है, इसीलिए इसको प्योर इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। It is a pure AC electrical device because it work on AC voltage supply। AC voltage supply पे ये काम करता है। A transformer is used either increase or decrease the voltage and current level of output signal। यही पॉइंट मैं आप लोग को बोल रहा था कि पावर और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को चेंज नहीं करता है, बट वोल्टेज और करंट के लेवल को चेंज करता है, या वोल्टेज और करंट के वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। आगे चल के आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका इनपुट कम होता है, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है। यानी कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, सुनोगे ध्यान से, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो इनपुट वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देता है, यानी कि हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इनपुट लो ही रहता है बट आउटपुट हाई प्रोड्यूस करता है, तो वोल्टेज के वैल्यू को क्या कर देता है, हाई कर देता है। या फिर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका इनपुट हाई रहता है और आउटपुट लो होता है, तो वोल्टेज और करंट के वैल्यू को वैरी कर सकता है। तो और करंट के फॉर्म में बताएं तो देखो, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को हाई करता है बट करंट को डाउन करता है। सेम ट्रांसफार्मर जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है दो काम करेगा, वोल्टेज को अप करता है, करंट को डाउन करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, करंट को अप करता है, ठीक है। ये आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि क्या ट्रांसफार्मर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो बोलना कि नहीं करता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। जबकि ओम्स लॉ तो यही बोलता है कि वोल्टेज और करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पे तो उल्टे कहानी है, वोल्टेज बढ़ा देता है, करंट घटा लेता है, ले लोटा। अब तो ये तो बड़ा बढ़िया वाला झंझट है भाई। ठीक है, तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, खोपड़ी में डाल लो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन वाइंडिंग टू अनदर वाइंडिंग भाया मैग्नेटिक सर्किट। चलो ये तो दम मस्त खोआ वाला पॉइंट है, क्रीम पॉइंट है। इन ए ट्रांसफार्मर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन वाइंडिंग टू अनदर वाइंडिंग भाया मैग्नेटिक सर्किट। बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है वो ट्रांसफर होता है वन वाइंडिंग टू अनदर वाइंडिंग भाया मैग्नेटिक सर्किट। इसीलिए तो ये डायग्राम बना के रखें ताकि समझा सके आप लोगों को। देखो ड्यूरिंग द वर्किंग हम आप लोग को ये बताने वाले हैं, अभी तो कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लोगे। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो इट्स ओके, बट जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, मेरी तरह बिल्कुल सीधे साधे हैं, उनको दम टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम तो आप ही लोगों के लिए बने ही हैं, दम सीधे साधे लोगों के लिए। देखो जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये कोर पार्ट होता है, और इसको लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाया गया रहता है, और इसके दो लिम्स होते हैं, इसके दो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं। इन दोनों पैर पे वाइंडिंग क्या रहता है, कॉपर वायर ऐसे लपटा हुआ रहता है, ठीक है। क्या रहता है, पूरा का पूरा कॉपर वायर ऐसे लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। थोड़ा ये वाइंडिंग गड़बड़ है, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिम्स पे वाइंडिंग क्या रहता है, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का होता है। इससे जो करंट पास होता है प्राइमरी वाइंडिंग से, ये सिर्फ वाइंडिंग से ही फ्लो होगा, इसका करंट इसके बॉडी में नहीं जाता क्योंकि ये लेमिनेटेड कोर होता है। तो ये जो करंट है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये प्राइमरी साइड में है, इनपुट साइड में है। सेकेंडरी वाइंडिंग से इसका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है,
ठीक है ना। हम जब आप लोग को आगे की क्लासेज में पढ़ाएंगे वर्किंग वगैरह, तो मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ कि दोनों जो वाइंडिंग होता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, क्या कंडीशन है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी समझो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, वन इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। और प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होता है। सेपरेट होने का मतलब अलग अलग होता है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में। कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होने का मतलब है इसका करंट या वोल्टेज या जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं होता है या इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी इसके आउटपुट से देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहा है, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे लोड कनेक्टेड होगा तो आउटपुट करंट भी फ्लो हो जाएगा। लोड नहीं कनेक्टेड होता तो हम आपको बताने वाले हैं कि करंट नहीं होगा। फिर भी चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, लोड कनेक्टेड है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होता है, बट दोनों जो वाइंडिंग है मैग्नेटिकली कपल होता है। ड्यूरिंग द वर्किंग हम आप लोग को बताने वाले हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग में ऐसे सर्कुलेट होते रहता है, मतलब पूरी बॉडी में घूमते रहता है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक ना, इसी को मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसी मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इस पूरे पॉइंट का यही मतलब है। दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड हैं लेकिन मैग्नेटिकली कपल होते हैं। सो मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट साइड से आउटपुट साइड में ट्रांसफ़र होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया बाबू सोना लोग, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। आप लोग भी मेरे बाबू सोना हो और किसी के तो हो ही, है ना। मम्मी पापा गुरुजी के नज़र में तो हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हो आप लोग, तो बाबूए सोना हो, ठीक है। वो वाला बाबू सोना नहीं जो आप लोग सुनना चाहते हो। चलो आते हैं टॉपिक पे। इन ए ट्रांसफार्मर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन वाइंडिंग टू अनदर वाइंडिंग भाया मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर में दो तरह का सर्किट एग्जिस्ट करता है, किसी को बताना मत, ठीक है, ऐसा हम बोल रहे हैं। दो तरह का सर्किट, एक होता है मैग्नेटिक सर्किट और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखोगे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सर्किट था, करंट फ्लो हुआ, ये इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है ये सब जानना चाहिए आप लोग को। अगर नहीं जानते होगे तो मैसेज करना, कुछ उपाय करेंगे। मैग्नेटिक सर्किट तब बनता है कहीं पे जब फ्लक्स क्लोज पाथ बनाता है। तो यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज पाथ बना रहा है, कहाँ पे, तो इसके कोर से, तो इसीलिए इसको बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक सर्किट होने का कंडीशन है कि करंट क्लोज पाथ बनाए। तो देखो यहाँ से करंट चलेगा पूरे वाइंडिंग में घूमते हुए, यहाँ से चला जाएगा, यानी कि करंट भी क्लोज पाथ बना रहा है, फ्लक्स भी क्लोज पाथ बना रहा है। इसलिए ट्रांसफार्मर में दो तरह का सर्किट एग्जिस्ट करता है, एक को हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलो। ट्रांसफार्मर हैव नो मूविंग पार्ट्स सो इट इज रग्ड एंड ड्यूरेबल इन कंस्ट्रक्शन। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए रग्ड होता है, मजबूत होता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, मतलब इसका लाइफ जो होता है काफ़ी लॉन्ग होता है। और इसमें वो मैकेनिकल लॉस भी बहुत कम होता है। मैं आप लोग को मोटर जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बता रहा था कि मूविंग पार्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे मैकेनिकल लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। ट्रांसफार्मर हैव ए वेरी हाई एफिशिएंसी एज हाई एज 99%। चूँकि अब लॉस कम होगा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ट्रांसफार्मर का कभी कभार एफिशिएंसी भी पूछ लिया जाता है, समझा रहे बच्चा लोग। तो 99% एफिशिएंसी होता है, याद रखना, क्योंकि इसमें लॉसेज कम होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होता है मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू,
अब ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट बोथ लिखा रहता है। बहुत सारे हमारे तरह जो सीधे साधे बच्चे होते हैं, एकदम इनोसेंट टाइप, लगता है अभी फ्रिज में से निकल के आए हैं, फ्रिज का जो फ्रीजरवा होता है ना उसमें से निकल के आए हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक ना। उनको लगता है कि अरे यार ये तो दोनों होता है। नहीं भैया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू ट्रांसफार्मर होता है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप्स का सर्किट होता है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप्स का सर्किट होता है तो 2 सर्किट होगा, ये जवाब सही है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके थ्रू ट्रांसफार्मर हो रहा है, तो उस समय तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रांसफार्मर इज वाइडली यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज। बोला जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको वाइडली यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का ही देखे होंगे आप लोग, कहीं कहीं पे बड़ा बड़ा ग्रिड बना हुआ रहता है, रोड के किनारे बड़े बड़े टावर से बिजली गया रहता है, और शहर के किनारे या कहीं गांव घर में भी देखोगे बड़ा सा बाउंड्री वाल दे के वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको ग्रिड बोला जाता है। वो ट्रांसमिशन लाइन का हिस्सा होता है। तो वो जो ट्रांसफार्मर वहाँ पे ग्रिड में यूज हो रहा है वो ट्रांसमिशन लाइन का होता है, ठीक है। आगे और भी हम लोग जब ट्रांसमिशन लाइन वगैरह पढ़ेंगे, सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को ये सब जानने के लिए मिलेगा ही। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज में, जैसे हमारे घर में बहुत सारा इन्वर्टर घर में रहता है, उसमें देखोगे छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, आपके मोबाइल चार्जर के अंदर में लगा हुआ है, टीवी के अंदर में लगा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे घर में अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज, जिसके अंदर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हम करना चाहेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, क्योंकि कहीं फिर आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जनरली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज के अंदर में यूज होता है। जो अभी हमने इन्वर्टर का, टीवी का, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, तो उन सारी चीज़ों में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। आप 3 फेज ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन में यूज होगा, ठीक है। तो यही है ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज करो, फटाफट लिख लो, उसके बाद हम आप लोग को क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। चलो देखोगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को समझना होगा। जैसे दुनिया के जितने भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो उन ट्रांसफार्मर्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। वो बेसिस क्या होगा वही हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट लास्ट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को, थोड़ा पेशेंस रखोगे, ठीक है। देखो हमने लिखा है ट्रांसफार्मर आर क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग बेसिस। फॉलोइंग बेसिस पे ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द लेवल ऑफ वोल्टेज, दुनिया के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उनको ऑन द लेवल ऑफ वोल्टेज, यानी कि उनके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, दूसरे को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। चाहे वो कोई भी ट्रांसफार्मर क्यों नहीं हो दुनिया का, ठीक ना, छोटा ट्रांसफार्मर हो, बड़ा ट्रांसफार्मर हो, सिंगल वाइंडिंग हो, डबल वाइंडिंग हो, कोई उससे मतलब नहीं है, या सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, वो हमारे लिए अभी मैटर नहीं कर रहा है। दुनिया का जितना भी ट्रांसफार्मर है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। मतलब कौन कौन सा हो गया, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कुछ देर पहले भी अभी आप लोग को हम बता रहे थे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है, इनपुट वोल्टेज कम होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो लो होता है और इनपुट वोल्टेज हाई होता है। हालांकि ये सब आगे अभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कोर टाइप एंड सेल टाइप। ये तो पूरा डिटेल्स में आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कोर टाइप एंड सेल टाइप जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। एक्चुअली कोर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन दुनिया का कोई भी ट्रांसफार्मर क्यों नहीं हो, स्मॉल साइज का हो, लार्ज साइज का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, या तो वो कोर टाइप होगा या सेल टाइप होगा। वैसे ही है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेज,
ठीक है, कितने फेज पे वो काम करता है। जैसे शुरू में ही हमने बताया था कि इसका नाम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्यों है, क्योंकि ये सिंगल फेज सप्लाई पे काम करता है। वैसे ही 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वो 3 फेज सप्लाई पे काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू सप्लाई फेजेज भी हम लोग ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेज। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। अगला है बेस्ड ऑन पावर सिस्टम एप्लीकेशन। पावर सिस्टम एप्लीकेशन के अनुसार इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। आगे आप लोगों को पावर सिस्टम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है और पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कूलिंग। इसमें जो कूलेंट यूज किया जाता है, उसको ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का जो टेक्नोलॉजी या जो मेथड यूज किया जाता है, उसके अनुसार भी ट्रांसफार्मर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल कूल ट्रांसफार्मर और दूसरे को फोर्स कूल ट्रांसफार्मर। नेचुरल कूल ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर दिया जाता है कि अपने आप ही वो ठंडा होते रहता है, मतलब उसको एडिशनल कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। बट फोर्स कूल ट्रांसफार्मर में वायल वगैरह, कूलेंट, ब्रीदर, बहुत सारा अरेंजमेंट करके उसको ठंडा रखा जाता है। ठीक है, चलो अगला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तो उसमें जो वाइंडिंग यूज होता है, हालांकि शुरू में उस समय बता भी रहे थे आप लोगों को कि मेनली 2 तरह का वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वाइंडिंग, मतलब कितना नंबर में, मतलब कितना संख्या उसमें वाइंडिंग का है, उसके अनुसार भी ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई किया जाता है। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये स्पेशल ट्रांसफार्मर के कैटेगरी में आता है। इसमें एक ही वाइंडिंग होता है। ठीक है, आइडियली 2 वाइंडिंग होना चाहिए, बट कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें सिंगल वाइंडिंग यूज होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, नॉर्मली 2 ही वाइंडिंग यूज होता है, और तीसरा होता है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वाइंडिंग 3 पार्ट में ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई किया गया है। अगला क्या है, बेस्ड ऑन मेजरमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, मेजरमेंट एप्लीकेशन के अनुसार भी ट्रांसफार्मर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, करंट ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, या तो वो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं। मे बी आप लोगों को करंट ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर आगे मैं पढ़ाऊंगा। बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उनका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, कितना फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। कुछ ट्रांसफार्मर लो फ्रीक्वेंसी के लिए बना हुआ है, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी के लिए बना हुआ है। तो देखोगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, पावर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बेसिकली आप लोग जानते हो ऑडियो रेंज हम लोग का कितना है, ठीक ना, 0 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का रेंज होता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज का ऑडियो रेंज होता है। तो वही रेंज पे ये ट्रांसफार्मर काम करता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर एप्लीकेशन। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर एप्लीकेशन के अनुसार भी ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन किया गया। इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और पल्स ट्रांसफार्मर। इसमें से इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट में मिलेगा पढ़ने के लिए, खास करके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर मिलता है लोड को कपल करने के लिए। जैसे एक एम्पलीफायर सर्किट है, दूसरा लोड है, ठीक है, तो दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैच नहीं करता, जिसके कारण पावर लॉस होता है। मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी सर्किट का आउटपुट इम्पीडेंस किसी दूसरे सर्किट के इनपुट इम्पीडेंस के बराबर होगा, तो जो पहला सर्किट है वो मैक्सिमम पावर अपना ट्रांसफ़र कर पाएगा। जितने भी बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम होते हैं, ऑडियो सिस्टम होते हैं, उनके जो स्पीकर्स होते हैं उनका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। जब उनको एम्पलीफायर से ऑपरेट किया जाता है तो एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है और स्पीकर का इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी लो होता है। तो उनकी इम्पीडेंस को मैच कराने के लिए बीच में एक ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है, ताकि एम्पलीफायर अपना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सके स्पीकर्स को। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर। तो यही है ओवरऑल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, जैसे अभी थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बेस ऑन लेवल ऑफ वोल्टेज, मतलब जितना भी ट्रांसफार्मर है इसमें से कोई भी टाइप्स, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, स्टेप अप और स्टेप डाउन। मतलब अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, या तो इनका वोल्टेज कोई भी टाइप का ट्रांसफार्मर होगा
तो वोल्टेज सेम नहीं होगा, या तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा या कम होगा इनपुट वोल्टेज से। तो वैसे आप क्लासीफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, वो स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, इधर का कोई भी टाइप हो, उसमें कंस्ट्रक्शन में 2 ही पार्ट यूज होता है या 2 ही तरह का उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कोर टाइप या सेल टाइप। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेज। अब दुनिया का कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ये चारों हो, इधर का कोई हो, या तो वो सिंगल फेज पे काम करता है या 3 फेज पे, मतलब एक ही चीज़ है यार, अलग अलग टाइप से। जैसे नहीं, कैसे मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनको डिफरेंट बेसिस पे मान लो क्लासीफाई करना शुरू किया गया। जैसे क्या क्या बेसिस होता है, उन्हीं 100 स्टूडेंट को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करना शुरू किया गया। अब मान लो क्राइटेरिया रख दिया कि 2 पार्ट में क्लासीफाई करना है। जिस स्टूडेंट का 50% से ऊपर मार्क्स है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, या 60% के मार्क्स के ऊपर है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न में रखेंगे, और 50 से 60% के बीच में है उसको सेकेंड डिवीज़न, और 50% के नीचे है उसको थर्ड डिवीज़न। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस वो हो गया। फिर उन्हीं 100 स्टूडेंट को, जो 100 स्टूडेंट को आप मार्क्स के बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासीफाई किए थे, उन्हीं 100 स्टूडेंट को अब आप मान लो अकॉर्डिंग टू गेमिंग उनको क्लासीफाई कर रहे हो। 100 स्टूडेंट्स में मान लो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है तो उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा, उन्हीं 100 बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कबड्डी खेलना पसंद है तो अकॉर्डिंग टू गेमिंग, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू कलर्स, अकॉर्डिंग टू जेंडर, बहुत तरीके से उन्हीं 100 बच्चों को क्लासीफाई किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, ट्रांसफार्मर वही है बट अलग अलग बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।